अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। सूरन की अधिक उत्पादन देने वाली किस्में व बुवाई तकनीक, गुलाब के फूलों से उत्पाद तैयार करके कमा सकते हैं अधिक मुनाफा। ओल, जिसे आप सूरन के नाम से भी जानते हैं, अपने प्रदेश में इसकी खेती फल बागों में और खुले खेतों में बड़े पैमाने पर की जाती है। तो जो किसान भाई ओल की खेती करना चाहते हैं वे अभी इसकी बुवाई कर सकते हैं, लेकिन इससे अधिक पैदावार लेने के लिए आप इसकी बुवाई कैसे करेंगे, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं जिला कटिहार के प्रगतिशील किसान ठाकुर सिंह। ओल विगत हम 12-13 वर्षों से लगाते आ रहे हैं। ओल की फसल का अच्छा उत्पादन भूमि के प्रकार और खेती की तैयारी पर निर्भर करता है। इसीलिए आप इसकी खेती के लिए कौन कौन सी भूमियों का चयन करें और खेत की तैयारी किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। खेती के लिए एक तो ऊंचा जमीन चाहिए, उसमें बलुई और या बलुई दोमट मिट्टी चाहिए हम लोग को। खेत की तैयारी करने के लिए हम लोग पहले मिट्टी पलटने वाले और से एक दूचा से कर देते हैं। उसके बाद पाटा देख करके बिधा दे देते हैं, जिसमें खरपतवार जो सूखा हुआ है निकाल देते हैं। उसके बाद फिर जोताई करके पाटा दे देते हैं। उसके बाद 36 इंची बाई 36 इंची के दूरी पर चिन्हा काट देते हैं, उसमें ओल दे के ढक देते हैं। इसका लगाने का समय मार्च से लेकर जून तक है। खेत की तैयारी और बीज का चयन कर लेने के बाद बात आती है बीज उपचार की। तो फसल को शुरुआती अवस्था में रोग व कीटों से मुक्त रखने के लिए बुआई से पूर्व बीज उपचार करना जरूरी होता है। तो कैसे करें इसका बीज उपचार, आइए जानते हैं। बीज उपचारित हम लोग इमिसिन दवा चौका 2.5 ml प्रति लीटर के दर से घोल बना करके उसमें 10-15 मिनट तक डुबा के छोड़ देते हैं। उसके बाद ही लगाते हैं ओल को। ओल एक लंबी अवधि की फसल है और इसका अंकुरण भी देर से होता है। इसीलिए आप इन खेतों में अन्य जल्दी पकने वाली फसलों की खेती कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। ओल के साथ में हम लोग खीरा लगा देते हैं। यहाँ अभी मूंग का टाइम में मूंग लगा देते हैं, कद्दू भी लगा देते हैं। हो जाता है जब तक ओल का गाछ 3 महीना में जन्म के बराबर होता है, तब तक ओल या खीरा हो जाता है। लंबी अवधि की फसल होने के कारण इसमें सिंचाई अधिक करनी होती है, जिसके चलते खेत में खरपतवारों की अधिकता हो जाती है। अतः इसकी रोकथाम आप कैसे करें, आइए जानते हैं। और इसको समय समय पर नमी रहे उसके अनुसार समय समय पर पानी देते रहते हैं। खरपतवार होता है तो उसके लिए निकौनी करवा देते हैं। इसमें जो बालू जमीन है उसमें दीमक लगता है, उसके लिए हम लोग क्लोरोपाइरीफॉस को बालू या धान के भूसा में मिला के छींट देते हैं। उसके लिए नियंत्रण हो जाता है। या अंगमारी एक बीमारी होता है, पत्ता हल्का पीला रंग का हो जाता है, उसके लिए हम लोग इंडोफिल M45 का छिड़काव कर देते हैं। इसके अलावा सूरन की बुवाई करते समय कौन कौन सी तमाम बातों का ध्यान रखना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि अनुसंधान संस्थान पटना के वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश। किसान बंधु, अगर आप ओल की वैज्ञानिक खेती करते हैं तो इसमें निसंदेह आपको अच्छा आमदनी प्राप्त होती है। ओल यानी सूरन से भरपूर उत्पादन लेना है तो जरूरी है कि इसकी उन्नतशील प्रजातियों का चयन किया जाए।
साथ ही प्रजातियों का चयन करते समय अपने क्षेत्र की जलवायु को ध्यान में रखा जाए। तो आइए कौन कौन सी प्रजातियां अपने राज्य में अच्छा उत्पादन देती हैं, आइए जानते हैं। इसकी सबसे उत्तम जो वैरायटी डेवलप की है वो गजेंद्र ओल है। इसका सबसे अच्छा आमदनी, ये आपका वजन और उत्पादन प्राप्त होता है और इसकी दूरी बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसान बंधु को इसकी दूरी कन्न के आकार पर निर्भर करती है, लेकिन उन्हें आधा केजी से कम कन्न का इस्तेमाल रोपने में नहीं करना चाहिए और इनको 75 गुने 75 सेंटीमीटर की दूरी पर किसान बंधु इसे लगाएं तो अच्छा उपज मिलेगा। देखा गया है कि 80 से 100 क्विंटल बीज जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सफिशिएंट होती है। और आइए अब चर्चा करते हैं ओल की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन पर, क्योंकि अक्सर किसान यहाँ पर चूक कर जाते हैं जिससे उत्पादन कम होता है। इसीलिए आप पोषक तत्वों का कितनी मात्रा में प्रयोग करें, आइए जानते हैं। लगाते समय प्रति गड्ढा किसान बंधु को 3 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, उसमें 20 ग्राम अमोनियम सल्फेट या 10 ग्राम यूरिया और 37 से 38 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 16 ग्राम पोटास का इस्तेमाल करना चाहिए। इन सभी बातों पर ध्यान देकर अगर किसान बंधु ओल की खेती करते हैं तो उन्हें अच्छा उपज प्राप्त होगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य में बहुत से किसान फूलों के अंतर्गत गुलाब की खेती करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं, लेकिन कभी कभी इन फूलों का बाजार भाव अच्छा ना मिलने की वजह से किसानों को वह लाभ नहीं मिल पाता है जो कि उन्हें मिलना चाहिए। परंतु आज हम आपको मध्य प्रदेश जिला मुरैना की प्रगतिशील किसान सुभाष शर्मा से मिलवाने जा रहे हैं, जो गुलाब के फूलों से गुलाब जल एवं गुलाब रूह तैयार कर लाखों की आय कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं खुद उन्हीं से गुलाब के फूलों से गुलाब के सफल तरीके से उत्पाद तैयार करने के बारे में। हमारे पास 10 बीघे ज़मीन है जिसमें फूलों की खेती करते हैं और जो परंपरागत जो फसलें हैं उसकी तुलना में इससे ज़्यादा आमदनी होती है। मित्रों, ये जो फसल जो लगाई है हमने, आप देख रहे हैं, इस फसल पे ये गुलाब थोड़ा जो हम जो गुलाब का फूल तोड़ के बेचते हैं उससे भिन्न है। इसका नाम रोजा डेमसिनिया है, जिससे गुलाब जल, गुलाब रूह और गुलाब से जो खाने वाला मीठा गुलाब जो बनता है, जो हम मिठाइयों में उपयोग करते हैं, वो पदार्थ निकाले जाते हैं। इसके लिए सुबह ही सबसे पहले जब फूल की तोड़ाई होती है तो इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि धूप नहीं खिले ज़्यादा, उससे पहले ही फूल जो है टूट के और प्रोसेसिंग प्लांट पे पहुंच जाए। वहाँ पे ले जाके इकट्ठा करके इसको जो है नापते हैं। नापने के बाद में इसकी जो प्रोसेसिंग जो की जाती है वो आसवन विधि से करते हैं। इसमें तांबे के बर्तन उपयोग किए जाते हैं, जिसमें से एक का नाम, जिसको भट्टी पे लगाते हैं, उसका नाम होता है डेक, और जो रिसीवर होता है जिसमें बांस पे इकट्ठी करते हैं उसको भभका बोलते हैं। इन दोनों को जोड़ने के लिए बांस का पाइप उपयोग करते हैं। मित्रों, अगर हम इसमें मेटल अगर उपयोग करते हैं तो उसमें रूह जलने की जो उसमें खुशबू वाला तेल निकलता है उसकी क्वालिटी खराब होती है, इसलिए बांस का पाइप उपयोग करते हैं। उसको जो है पूरा तैयारी करने के लिए सुबह ही जो बर्तन हैं उसके जो डेग है उसको साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई करने के बाद में इसको पूरी तैयारी जब कर लेते हैं उसके बाद में प्रत्येक डेग में 25 से 35 किलोग्राम
फूल गुलाब का जो ताजी जो आता है उसको भरते हैं, और फूल के साथ में जो पहले एक दिन पहले हमने जो प्रोसेस किया हुआ है पानी, जिसमें गुलाब की जो खुशबू बसी हुई है, उस पानी को इसके साथ में उपयोग करते हैं। पानी का और फूलों का रेशियो आधा आधा रहता है। अगर हमने जो है इसमें 35 किलो अगर फूल डाले हैं तो 35 लीटर ही पानी इसमें लेंगे। इसको जो स्टीम जो निकलने के लिए इसको जो एयर टाइट करते हैं, उसके लिए मुल्तानी मिट्टी और उसमें जूट के रेसे डाल के और मिट्टी को कूट कूट के तैयार करते हैं। जब इसका ढक्कन बंद करते हैं तो उसी तरीके से जिस तरीके से हम घरों में प्रेशर कुकर उपयोग करते हैं, गास्केट की तरह वो मिट्टी काम करती है। एक नियंत्रित स्थिति में इसको प्रोसेस करने के लिए केवल गोबर के जो कंडे होते हैं उन कंडों को ही उपयोग करते हैं, क्योंकि इसकी जो गर्मी है उसकी वजह से जो तापमान जो क्रिएट होगा वो एक निश्चित स्थिति तक जाने के बाद में फिर जो है डाउन होना शुरू होता है, जिससे वो प्रोसेस में कोई बाधा नहीं आए। और लकड़ी को अगर हम उपयोग करें तो इसमें कोयला की हीट फिर बढ़ती है तो नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए इसमें जो उपयोग जो करते हैं वो कंडे जो उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि उनकी धीरे धीरे जो उनका टेम्परेचर जो है डाउन होता है। और जब एक निश्चित टेम्परेचर जब वाष्प उसमें बनने लगती है तो वाष्प को पाइप, ये जो बांस वाला जो पाइप है उसके जरिए रिसीवर में उसमें भभका में जो है डाल देते हैं, और भभका के ऊपर चूंकि एयर निकालने के लिए उसमें जो बेम्बू के साथ में जो यूज करते हैं वो साफ सुथरा कॉटन का जो है कपड़ा उपयोग करते हैं, जिससे उसके अंदर का जो अंदर जो हवा जो भरी हुई है वो बाहर आती रहे और धीरे धीरे जो वाष्प उसमें प्रवेश करती रहे। प्रवेश करने के बाद में ये जो रिसीवर रखा रहता है वो कूलिंग चैम्बर है, एक छोटा सा हौद बना हुआ है, उस हौद में वो रिसीवर रखा है, उस पर निरंतर जो है पानी प्रवाहित करते हैं और पानी को गर्म पानी वहाँ से हटा के और ठंडा पानी उस पर निरंतर जो प्रवाहित करके और हाथ के जरिए से, जिससे उसमें जो वाष्प जो आ रही है वो वाष्प गर्मी की वजह से उसकी जो खुशबू खराब नहीं हो। इस तरीके से इस पूरी प्रोसेस में करीब वहाँ पे जो आदमी रिसीवर पे जो काम करता है, पहला जो भभका जो भरता है उसको करीब 1.5 घंटे काम करते हुए उसमें हो जाता है। उसके बाद में 1.5 घंटे में जब उसमें 2-3 लीटर वाष्प के जरिए जो है वाष्पित जल जब संग्रहित हो जाता है, संग्रहित होने के बाद में उसको जो है निकाल लेते हैं और उसकी जगह पे दूसरा भभका है उसको यूज करते हैं। उसमें जो संग्रहण जो होता है उस समय जो सबसे बढ़िया जो इसका जो एसेंशियल ऑयल होता है, सुगंधित तेल जो होता है, उस सुगंधित तेल को संग्रहित करने के लिए उसमें 2 या 3 लीटर वाष्प ही कंडेंस करते हैं। जो रिसीवर में जब वाष्प उसमें कंडेंस हो जाती है, वाष्प कंडेंस होने के बाद में इसको जो ठंडा करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा, तापमान नीचे जाएगा, तो जो पानी के ऊपर जो सुगंधित जो तेल है, गुलाब रूह है, इस ऑयल को, इस तेल को जो है सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल को उपयोग करके पानी और उसको अलग अलग कर लिया जाता है और इसको एक छोटे से जो कांच का जो बर्तन है, जो कांच की जो शीशी है, उसमें इसको जो है इकट्ठा करते हैं। चूँकि तेल की मात्रा इसमें जो होती है वो इतनी कम होती है, केवल जो है अगर हम 35 किलो फूल ले रहे हैं उसमें 9 या 10 ग्राम जो है उसमें से खुशबूदार जो तेल निकलता है, जिसको व्यापारिक भाषा में गुलाब रूह कहते हैं, जिसकी काफ़ी वैल्यू है। इसके बाद में जैसे ही मतलब ये पहला जो प्रोड्यूस हमारा गया, उसके बाद में उसमें जो रिसीवर जो पानी और जो बचा है उसमें 3 बार और उसको उसमें से निकालते हैं और पूरी प्रोसेस में लगभग 5-6 घंटे का समय व्यतीत हो जाता है। जो संघनित जो हुई है उसमें संघनित होके जब वो ठंडा हो जाता है उसको जो गुलाब जल के लिए यूज करते हैं। तो गुलाब जल की भी 2-3 तरह की क्वालिटी बनाते हैं। उस गुलाब जल को अलग अलग उपयोग के हिसाब से अलग अलग, ये हमारे जो कंटेनर जो प्लास्टिक के जो आते हैं छोटे छोटे, उनमें करके उसकी लेबलिंग करके पूरे हमारा मुरैना जिला है, ग्वालियर है, श्योपुर है, जहाँ भी इसकी मांग रहती है वहाँ पे इसको जो है बाजार में जो भेज दिया जाता है। और हमारा जो एसेंशियल ऑयल है, गुलाब रूह है, वो चूँकि हमारे यहाँ खुशबू की जो सबसे बड़ा जो उद्योग है वो कन्नौज में है, तो कन्नौज में जो व्यापारी हैं उनके यहाँ इसको जो है विक्रय किया जाता है। ये जो इसका जो एसेंशियल ऑयल है
उसकी अनुमानित कीमत इस समय जो है 6 लाख से लेकर के 10 लाख रुपया प्रति किलोग्राम की दर से जो है मार्केट में इसकी जो कीमत है और बेच रहे हैं। गुलाब जल 150-200 रुपये प्रति लीटर जाता है। दूसरा ये कि जो इतना भी उत्पाद है, चूँकि डिस्टिल्ड वाटर है गुलाब जल, तो उसको हमारा जो नॉर्मल जो रूम का जो टेम्परेचर है उस पर स्टोर कर सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा में नहीं डालते। और ये जो खुशबू वाला जो तेल जो निकलता है, उस तेल को जो है आप रूम टेम्परेचर पे भी कर सकते हो और अच्छी क्वालिटी उसकी मेंटेन करके रखनी है तो उसको आप जो है फ्रिज में रख दो, जिससे उसकी कभी भी क्वालिटी पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में लघु एवं सीमांत किसान कृषि के साथ साथ बकरी पालन करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। और जो किसान इस व्यवसाय को प्रारंभ करना चाहते हैं वे कौन सी नस्ल का चुनाव करें तथा उनके आवास एवं आहार का प्रबंधन किस तरह से करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर सरोज कुमार। हमारे जो छोटे स्तर के जो किसान भाई हैं, जो कि लैंडलेस या मार्जिनल किसान जो कहे जाते हैं, उनके लिए ये बकरी पालन एक काफ़ी आसान और कम पूंजी में प्रारंभ हो सकने वाला व्यवसाय है। अगर बकरी पालन करना है या बकरी के बाड़े का निर्माण करना है तो उसके लिए स्थान थोड़ा ऊंचा होना चाहिए और मिट्टी वहाँ की रेतीली होनी चाहिए और वहाँ जल जमाव से थोड़ा दूर होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, जल जमाव रहेगा तो बकरियों में बहुत सारी बीमारियाँ होने की आशंका बनी रहती है। इसके बाद हम लोग स्थान में देखेंगे कि मिट्टी थोड़ी भुरभुरी हो। भुरभुरी होने के कारण जो भी पेशाब वगैरह जो बकरी का होता है वो तुरंत अवशोषित हो जाता है, जिससे कि मिट्टी गीली नहीं रहती है। इसके बाद भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर होना चाहिए और आबादी से भी थोड़ा सा दूर होना चाहिए स्थान। वैसा स्थान का हम लोग चुनाव करेंगे। एक आदर्श बाड़ा जो है 20 फुट गुना 60 फुट के लंबाई चौड़ाई का 1200 स्क्वायर फुट का बनाया जाता है, जो कि 50 बकरियों तक के लिए पर्याप्त है। इसके बाद जो खुला स्थान बचा उसे हम लोग बकरियों को चरने के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं बाकी स्थान को। और वहाँ पे नाद, पानी पीने के लिए चापाकल और साथ ही भेनाड़ी इकट्ठा करने के लिए जगह और छायादार वृक्ष जो है लगाने चाहिए। बकरी पालन व्यवसाय से यदि अच्छा लाभ लेना है तो जरूरी है इनकी उन्नति नस्लों का चयन किया जाए। साथ ही नस्लों का चयन करते समय अपने क्षेत्र की जलवायु को ध्यान में रखा जाए। तो कौन कौन सी नस्लों का पालन अपने राज्य में किया जा सकता है, आइए जानते हैं। हमें नस्ल का चुनाव करना पड़ेगा। तो पशुपालक भाइयों, वैसे तो बहुत सारी बकरियों की नस्ल है, उन्नत बकरियों की भी नस्ल है, जैसे जमुनापरी, बरबरी, सिरोही और इत्यादि जो है बहुत सारी बकरियां हैं। लेकिन हमारे बिहार प्रदेश में जो अच्छी तरीके से ढल सके, इस नस्ल की बकरी में ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी और बीटल नस्ल की बकरी जो है सबसे पर्याप्त होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इनके आहार प्रबंधन की। वैसे तो बकरियां चराई से अपना जीवन यापन कर लेती हैं, किंतु इनसे अच्छा उत्पादन लेने के लिए इनके आहार में हरे चारे के साथ साथ दाना मिश्रण भी मिलाना चाहिए। जहां तक इनके आहार के लिए दाना मिश्रण बनाने की बात है तो इसके प्रमुख घटक इस प्रकार से हैं। बकरी पालन व्यवसाय से अच्छा लाभ लेने के लिए
इनके रखरखाव और देखभाल पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि बकरियों में किसी प्रकार की समस्या न आए। बकरियों में सबसे ज़्यादा निमोनिया और PPR नाम की बीमारी काफ़ी कॉमन है, इसलिए बचाव के लिए प्रत्येक वर्ष PPR की 1 ml की वैक्सीन जो है टीका अपने पशु को, बकरियों को ज़रूर करा दें ताकि बकरियां जो है PPR नाम की बीमारी से पीड़ित न हो। इसके बाद बाकी जो स्वास्थ्य प्रबंधन है, आप साफ सफाई रखेंगे अपने बाड़े में और नियमित रूप से उसका जो भी आसपास गंदगी है उसकी सफाई किया करेंगे तो बीमारी का प्रकोप कम होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला समस्तीपुर के कृषक मोहनलाल कुशवाहा ने। यह भैंस की मुर्रा नस्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो मोहनलाल जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमारे देश में उन्नत महिषवंशीय पशुओं की जो नस्लें हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। भैंसों की जो प्रमुख नस्लें हैं उनमें जो प्रमुख नस्ल है वह है मुर्रा नस्ल। यह मुर्रा नस्ल की जो भैंस है यह हरियाणा राज्य के रोहतक, जिंद, हिसार आदि जिलों में पाई जाती है। वहाँ से हमारे पशुपालक भाई इस भैंस को ला करके इन मुर्रा भैंसों का लालन पालन अच्छी तरह से कर रहे हैं। इस मुर्रा भैंस की जो विशेषता होती है वह यह होती है, यह काले रंग की होती है। इसके जो सींग होते हैं घुमावदार होते हैं और अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। इनकी शारीरिक जो वजन होता है वो 400 से 500 किलोग्राम के बीच में होता है। आयन पूर्णतः विकसित होते हैं, चारों थन समान होते हैं और इनका जो दुग्ध उत्पादन है वह 5 लीटर से 7.5 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से आंका गया है। अब आइए देखते हैं कल दिखाई जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। दूधिया मशरूम का वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन कर किसान कमा सकते हैं अच्छी आय। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।